नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लीजिए क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बोर्ड के लिए और सीटी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसके फ्री के 8 मार्क्स और सीटी में फ्री के 4 से 6 मार्क्स मिल जाते हैं और जेई मेंस में भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन इससे आ जाता है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, फिर भी मैं अलग से बोर्ड के लिए इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बर्नौली ने बोला कोई भी काम होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्यू, कोई भी काम नहीं होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्यू। तो P प्लस क्यू बराबर 1, कोई भी काम होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तुमको वैसे तीसरी प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने होमवर्क दिया, कुछ बच्चे हैं जो काम कर लेंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली 0.6 और ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.4। कुछ बोले नहीं सर मैं करने वाला था लेकिन पेट में दर्द हो गया, तो वो कहाँ काउंट होगा? वो काम ना करने में काउंट होगा, चाहे आप बहाने बनाओ कुछ भी करो। तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो काम होगा या नहीं होगा, मतलब या तो सक्सेस या फेलियर। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सक्यूज का यहाँ कोई तीसरा कॉलम नहीं है। तो P प्लस क्यू की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब कि अगर आपको P दिया है तो आप क्यू निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला P प्लस क्यू बराबर 1। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पहला पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बर्नौली की बाद अब आती है बाइनोमियल की बारी। बाइनोमियल ने बोला कि चलो बर्नौली ने तो ये बोला था एक डाइस को थ्रो किया, 4 आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/6, 4 नहीं आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6। क्लियर है? ये तो बर्नौली यहीं आगे खत्म हो गया, काम होगा या नहीं होगा। बाइनोमियल ने बोला कि अगर मैं डाइस को 10 बार थ्रो करूं तो 5 बार 4 आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7 बार 1 आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7 बार 6 आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल एक से ज्यादा है तो वहां पर हम बाइनोमियल लगाएंगे। तो बाइनोमियल लगे अगर किसी भी काम को एन ट्रायल मतलब एन बार जैसे डाइस को थ्रो किया गया और मुझे आर नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एनसीआर मतलब एन में से आर टाइम सक्सेस चाहिए, पी की पावर नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के बाद नंबर ऑफ सक्सेस, क्यू की पावर नंबर ऑफ फेलियर, क्योंकि क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो डाइस को मैंने 10 बार थ्रो किया, डाइस को कितनी बार थ्रो किया? 10 बार। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। क्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। अरे होगी कि नहीं होगी? हाँ। चलो, तो मैंने बोला कि 10 में से 6 बार 4 आएगा, 10 बार डाइस को थ्रो कर रहा हूं, 6 टाइम 4 आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 6 टाइम आएगा मतलब 10c6, 6 टाइम आएगा मतलब 10c6, p की पावर 6 q की पावर 6, तो 1/2 की पावर 6, 5/4 6 की पावर 4। 6 बार 1 आएगा, 6 बार 4 आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 10c6। तो ये एक तरीका है करने का। 3 फॉर्मूले और लिखे हैं। अगर मान लो आपको मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला है एन इंटू पी, कितनी बार ट्रायल किया गया और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वेरिएंस का फॉर्मूला है एन पी क्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है रूट एन पी क्यू। तो ये तो था हमारी थ्योरी, जिसे आप अच्छे से कर लीजिए, इससे ज्यादा थ्योरी चैप्टर में नहीं है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन आप हमारे सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसके बाद बोर्ड की जो पूरी एक्सरसाइज है 8.1 वो मैं इस वीडियो में आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप सारे सॉल्यूशन देख लीजिए। आप खुद से पहले ट्राई करिए, जो आपको समझ में ना आए उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। जबरदस्ती सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। चलो, तो मैं वो एक्सरसाइज की एक एक करके सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आपके पास भी 8.1 एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हैं। मैं सबके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप एक एक करके मिला लीजिए। पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं। पहला दिया है ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, जितनी बार थ्रो किया है वो हमारी एन की वैल्यू होगी। क्लियर है? फिर बोला है गेटिंग ए ऑड नंबर इज सक्सेस, गेटिंग ए ऑड नंबर इज सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। आप ही बताओ ऑड नंबर कितने होते हैं? 3, 1, 3, 5 और इवन नंबर कितने? 2, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना हो जाएगा? हाफ। और क्यू कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ कहां से आया? 1 माइनस हाफ से। अब क्या बोला है? पहला कि 5 सक्सेस मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 सक्सेस का मतलब हो गया 6c5 इंटू पी की पावर 5 इंटू क्यू। तो आंसर आएगा 6c5 इंटू 1/2 की पावर 6। आगे आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। दूसरा है एट लिस्ट 5 सक्सेस। तो प्लीज एट लिस्ट को ध्यान से समझिए। एट लिस्ट 5 का मतलब 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो एटलीस्ट 5 का मतलब है 5 6 7 8 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 10। ठीक है, तो 5 कम से कम सक्सेस हो, तो इसका मतलब हो गया, सॉरी कम से कम 5 में, सॉरी कम से कम 5 में केवल 5 और 6 दो ही आएंगे, तो यहाँ पर आएगा 6c5 इंटू 1/2 की पावर 6 प्लस 6c6 1/2 की पावर 6। मैं सीधा पावर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि p और q सेम है, p और q सेम है तो सीधा p की पावर n हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है एट मोस्ट 5, ज्यादा से ज्यादा 6। यहाँ पर हम थोड़ा उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल 5, 5 या 5 से कम, ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 6। क्लियर है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, तो 1 माइनस 6c6 1/2 की पावर 6, इसे आप सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। चलो पहले क्वेश्चन की बात, अब मैं ले रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें दिया है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम, पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो किया गया, 4 बार थ्रो किया गया मतलब n बराबर 4। क्लियर है, ए गेटिंग ए डबलेट इज कंसीडर ए पेयर ऑफ डाइस को, तो n बराबर गेटिंग ए डबलेट इज कंसीडर ए सक्सेस। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और डबलेट ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6। टोटल 36 केस होते हैं, तो 6 केस में डबलेट बनेगी, बाकी 30 केस में डबलेट नहीं बनेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, तो सीधा आंसर आएगा 4c2 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 2। उन्होंने बोला 4 में से 2 सक्सेस, तो 4c2 p की पावर 2, क्योंकि 2 सक्सेस चाहिए और 2 बार फेल चाहिए। सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरे पर आते हैं 5% आइटम्स अदर लार्ज बल्क ऑफ आइटम, 5% आइटम डिफेक्टिव है, तो मतलब मैं ये बोल लेता हूँ p बराबर बोल सकता हूँ मैं 19/20 सही है और q बराबर 1/20 ये खराब है। मतलब 5% बोले तो 5/100, 5/100 बोले तो 1/20 खराब है और 19/20 सही है। अब उसने क्या बोला है ध्यान से सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑफ 10। सैंपल ऑफ 10 का मतलब है n बराबर 10, सैंपल ऑफ 10 का मतलब n बराबर 10, सैंपल ऑफ 10 आइटम इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, डिफेक्टिव होने को हम p मानते हैं, डिफेक्टिव ना होने को q मानते हैं। क्लियर है, तो एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है चलेगा, एक डिफेक्टिव है तो भी चलेगा। r इक्वल टू 1 मैंने मान लिया एक डिफेक्टिव है, मोर देन नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10c0। r की वैल्यू 0 हो तो सीधा सारी पावर q को मिल जाएगी, मतलब सारे के सारे सही। आप ऐसे समझो 10 आइटम है, एक भी खराब नहीं, मतलब 10 की 10 सही है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर 10। अगर एक खराब है तो 10c1 इंटू 1/20 इंटू 19/20 की पावर 9, तो ये हो जाएगा आंसर। इनको मॉडिफाई करना, इनकी कैलकुलेशन करना वो तुम्हारा काम है, पीछे से आंसर मैच कराना तुम्हारा काम है। क्लियर है, लेंथी होगी कैलकुलेशन, बोर्ड में आप इसी तरह छोड़ के आइए, क्योंकि सीटी में क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेस विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो 5 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं तो n बराबर 5, 5 कार्ड ड्रॉ किए तो n कितना हो गया 5। अब बोला ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेयर्ड, ठीक है, सारे कार्ड स्पेयर्ड है। स्पेयर्ड का मतलब है, अगर मैं बोलूं इसका पहला पार्ट कर रहा हूं मैं भी, तो स्पेयर्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4, स्पेयर्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। कैसे बताता हूं, 52 कार्ड में 13 कार्ड स्पेयर्ड के होते हैं, 13 का स्पेयर्ड के होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेयर्ड 13/52 बोले तो 1/4, क्यों 3/4। अब बोला गया कि सारे कार्ड स्पेयर्ड के होने चाहिए, तो 5c5 इंटू 1/4 की पावर 5,
सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में n की वैल्यू तो 5 ही है, और क्या बोला है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेयर्ड, बोला ओनली 3 कार्ड स्पेयर्ड, तो प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी। दूसरे में ये कॉमन ही बना दिया स्पेयर्ड के लिए। दूसरे में बोलूं ओनली 3 कार्ड स्पेयर्ड का मतलब हो गया 5c3 1/4 की पावर 3, 3 कार्ड स्पेयर्ड के हैं और 2 कार्ड ऐसे हैं जो स्पेयर्ड नहीं है, तो 3/4 का स्क्वायर। इसका तीसरा बोला है कोई भी स्पेयर नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, तो 5c0 इंटू 3/4 की पावर 5, क्लियर है, 1/4 की पावर 0। तो ये 4 क्वेश्चन नोट करिए, मैं आपको आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो 4 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगर खुद से सॉल्व करोगे और पीछे इसमें आंसर मैच कराओगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, आपको जल्दी समझ में आएगा, क्लियर है। चलो अब हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ दिया हुआ है, वर्ल्ड फैक्ट्री समथिंग समथिंग, बोला है कि फ्यूज आफ्टर 150 डे इज 0.5, तो मतलब पी और क्यू दोनों ही इस केस में 0.5 हो गए, तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर पी और क्यू हाफ होता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। 5 बल्ब है, कितने बल्ब हैं, 5, तो n बराबर 5। पहला बोला है आउट ऑफ फाइबर नन विल बी आफ्टर, अच्छा एक भी 150, अच्छा 150 डे के बाद एक भी फ्यूज नहीं हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी, सीधा आंसर 5c0 1/2 की पावर, हर केस में 5 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, अगर एक भी नहीं है तो 5c0 इंटू 1/2 की पावर 5, नॉट मोर देन 1, तो एक भी चल सकता है, 0 और 1, तो दो केस आएंगे, तो इस सिचुएशन में आपके ये दो केस ऐड हो जाएंगे। तीसरे में बोला है मोर देन 1, तो मोर देन 1 को लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0। तो नॉट मोर देन 1 का मतलब, मोर देन 1 का बोला है, मोर देन 1 में माइनस 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1, तो 0 और 1 केस अगर माइनस कर दें तो क्या बचा, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए आंसर आ गया 1 माइनस 5c0 1/2 की पावर 5 माइनस 5c1 1/2 की पावर, दो नहीं आएगा 5 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक को आप देख लेना। इसका चौथा पार्ट भी दिया है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन का मतलब होता है 1 माइनस एक भी नहीं। एटलीस्ट वन का मतलब अगर मुझसे बोला जाए कि एटलीस्ट वन की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट वन का मतलब 1 माइनस एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब 1 माइनस 5c0 1/2 की पावर 5। पीछे आंसर्स आपका काम है मैच कराना, कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलिए ए बैग कंसिस्ट ऑफ द 10 ईच मार्क वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, अच्छा बात है। ए 4 ऑफ आर ड्रॉन, 4 ड्रॉन मतलब n बराबर 4, 4 ड्रॉन का मतलब हो गया कि हमने 4 ड्रॉ किए हैं 10 में से, ठीक है, ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट ऑफ द बैग, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ मार्क विद डिजिट 0, उनमें से कोई भी 0 मार्क नहीं है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10, 0 मार्क वाला नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 9/10। प्लीज समझिए 0 से 9 तक नंबर है, आप कोई भी एक ड्रॉ करोगे 0 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/10, 0 नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/10, क्लियर है। तो तुमसे बोला गया कि 4 ड्रॉ किए गए, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर 0 हो, तो अच्छी बात है, 4c0 9/10 की पावर 4, चारों के चारों विदाउट 0 वाले हैं। चलो आगे 7 नंबर, on a multiple choice examination with the possible answer for each of 5 question, what is the probability that candidate would for just by guessing, ठीक है। रुकिए एक मिनट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो आप अगर तुक्का मारोगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, गलत होने की 2/3। 4 ऑप्शन नहीं है, प्लीज ढंग से क्वेश्चन को रीड करें, 3 ऑप्शन है, इसलिए 4 ऑप्शन का अगर क्वेश्चन होता तो 1/4 आता, 3 ऑप्शनों का क्वेश्चन है तो 1/3, और गलत होने के 2 ऑप्शन बचेंगे 2/3। कितने क्वेश्चन है 5, अब उसने बोला है कि 5 में से कम 4 सही होने चाहिए, तो 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो 4 सही होने चाहिए, कम से कम 4 का मतलब या तो 4 सही या 5 के 5 सही। वैसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, सारे गलती होंगे तुम्हारे, तो ये हो जाएगा 5c4 इंटू 1/3 की पावर 4
इंटू 2/3 प्लस 5C5 इंटू 5C5 तो 1/3 की पावर 5। चलो एक बार इसका आंसर मैच करा लेते हैं। तो नीचे आएगा 3 की पावर 5, 5C4 का मतलब 5 इंटू 2 10 +1, तो आंसर आना चाहिए इसका 11/243। पीछे एक बार चेक कर लेना इसको। चलो अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में दिया ए पर्सन बाई ए लॉटरी टिकट ऑफ 50 लॉटरीज, ठीक है, तो n बराबर 50 है, उसमें से इफ विनिंग द प्राइस इज 1/100 ईच। अच्छा, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी दिया है 1/100, तो ऑब्वियसली बात है कि हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई 99/100, ठीक है। और आपके पास कितनी टिकट है? 50, तो n इक्वल टू हो गया 50। अब क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल द प्राइस एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो लॉटरी निकल जाए भैया। तो 1 माइनस एक भी प्रोबेबिलिटी, एक भी लॉटरी नहीं निकली, सारी की सारी फेल। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है 1 माइनस एक भी नहीं, तो 1 माइनस 50C0 इंटू इसकी पावर तो जीरो आएगी, लेकिन 99/100 की जो पावर है वो आएगी तुम्हारी 50। क्लियर है? तो ये हमारा 8वें का पहला क्वेश्चन है। अगले में बोला है एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन के लिए जैसे इसका सेकंड पार्ट बोलूं, उन्होंने बोला एग्जैक्टली वन, तो ये आंसर आ जाएगा 50C1 इंटू 1/100 इंटू 99/100 की पावर 14। पीछे चेक करना तुम्हारा काम है। इसका तीसरा है एटलीस्ट ट्वाइस, तो एटलीस्ट ट्वाइस के लिए मैं ओरली बता रहा हूँ, 0 1, एटलीस्ट ट्वाइस कम से कम दो, तो 1 माइनस 0 और 1, यहाँ पे मैंने 0 को माइनस किया है, अब 1 को और माइनस कर दो इसमें से, तो वो एटलीस्ट ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं हम। चलो अब आता है नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है इन द बॉक्स ऑफ द फ्लॉपी डिस्क द नॉन है द 98/12, तो प्रोबेबिलिटी दी है 95% का मतलब हो गया 19/20, 5% का मतलब हो गया 1/20। आगे क्या बोला है? द सैंपल ऑफ द थ्री, सैंपल ऑफ थ्री का मतलब n बराबर 3। तो आपका क्वेश्चन में तो समझ गए होंगे, ये दुनिया का सबसे फर्जी चैप्टर है। बस n, p और q, तीन चीजें जिसने पता कर ली वो सारे क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकता है। पहला बोला है नन, तो नन का मतलब हो गया 3C0, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, 1/20 की पावर 3। तो उन्होंने बोला है सिलेक्टेड द फ्लॉपी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा उन्होंने बोला एक वर्क करेगी तो 3C1 1/20 की पावर 2 और 19/20। अगला बोला है कि दो वर्क करेंगे, दोनों वर्क करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 3C2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 1 और 19/20 की पावर 2, और तीनों वर्क करेंगी ऑल थ्री, तो वो आप खुद ही निकाल सकते हो, 3C3 19/20 की पावर 3। यहाँ से आपके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द ऑड मोस्ट टू 6 इन 6 थ्रो। ज्यादा से ज्यादा दो 6 आए, जब हमें 6 बार थ्रो किया तो n बराबर 6 किया, 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी आप सब जानते हैं कि 1/6 होती है, और ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/6। एट मोस्ट 2 6 उन्होंने बोला है, प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है एट मोस्ट थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6, ज्यादा से ज्यादा दो 6, ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब एक भी ना है तो भी चलेगा, अगर दो एक बार आ गया तो भी चलेगा, और दो बार आ गया तो भी चलो काम चला लेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो में आंसर आएगा NC0 5/6 की पावर 0। यहाँ पर आंसर आएगा n की जगह यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं, ये आएगा 6C1 और 5/6 की पावर 5 और 1/6। यहाँ पर आंसर आएगा 6C2 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आप समझ गए। चलो हमारे दो फर्जी फर्जी क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। बोला है इट इज नॉन दैट 10% ऑफ द आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव, तो 10% डिफेक्टिव होते हैं और 90% नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हम 10% बोले तो 0.1, और क्यू मैंने ले लिया 0.9। क्लियर है? आगे बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम सैंपल ऑफ 12 आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव, 12 में से 9 डिफेक्टिव है, तो 12C9, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो 0.1 की पावर 9,
3 डिफेक्टिव नहीं है मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए क्या है। गिवन दैट बी एन कॉमा पी आपको दिया है, ई एक्स और वी एक्स निकालने हैं। तो इससे फर्जी क्वेश्चन शायद ही कोई बनेंगे। पहले में एन दिया है 10, पी दिया है 0.4, बोला ई एक्स बताओ। ई एक्स का फॉर्मूला एन पी, मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता एन और पी का, तो 10 इंटू 0.4 आप कर लेना, मेरे को नहीं आता है। वी एक्स की बात करो तो वी एक्स होता है एन पी क्यू, तो एन कितना है 10, पी कितना है 0.4, तो क्यू आप निकालना 0.6। इनका मल्टीप्लाई तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ आपको पी दिया है, ई एक्स दिया है। तो ई एक्स का फॉर्मूला होता है एन पी, बराबर दे रखा है 6, एन की वैल्यू निकालनी है, पी दे रखा है 0.6 बराबर 6। तो अब बिजली बात है एन बराबर आएगा 6 अपॉन 0.6। ये डिवाइड मुझे गलती से भी नहीं आता। ये निकालने के बाद आप वेरिएंस एन पी और क्यू निकालेंगे। तो एन यहाँ से चलो मैं निकाल ही देता हूँ 10, पी कितना है 0.6, तो क्यू कितना होगा 0.4। ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। ऐसे ही आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे इसके थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो वहाँ पे ई एक्स दे रखा है 10, एन दे रखा है 20, तो पी बराबर होता है ई एक्स अपॉन एन, ई एक्स अपॉन एन। तो वहाँ से 10 अपॉन 25 से आंसर आएगा 2/5। तो आपका क्यू कितना होगा, क्यू होगा 3/5। क्या पूछा है, एच डी। एच डी का फॉर्मूला लिखा था रूट के अंदर एन पी क्यू। एन कितना है 25, पी कितना है 2/5, क्यू कितना है 3/5। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से आंसर √6 आना चाहिए। तो हमने लास्ट में आंसर की भी आपको अटैच करके दी है, तो आप आंसर की में भी आंसर देख सकते हैं। आंसर की, हाँ ये रही आंसर की है। तो इसका आंसर √6 2/5 बिल्कुल सही आ रहा है। चलो तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी क्यों छोड़ना, उसको भी करके हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, ये हम 12वीं का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं लास्ट। एन दिया है 10, ई एक्स दिया है 8, तो पी बराबर होता है, पी बराबर होता है ई एक्स अपॉन एन। 8 अपॉन 10 बोले तो 0.8, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 0.2। वी पूछा है, वी मतलब एन पी क्यू। एन क्वेश्चन में दिया है 10 और पी दिया है 0.8, क्यू दिया है 0.2। ये मल्टीप्लाई करना मेरे को आता नहीं है, इसे कर लेना। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।